हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जिन क्लासेस में। फिर से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन और रह गए थे। एमएस एक्सेल वर्कशीट में एक पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेद को किस रूप में जाना जाता है? डेटा, सेल, मैक्रो या फिर टेबल। इंग्लिश में अगर पढ़ें, द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इन ए एमएस एक्सेल वर्कशीट एज नो एज डेटा, सेल, मैक्रो या टेबल। आंसर तो आप देख पा रहे हैं सर। कैसे है देखते हैं एक बार इसे हम। यहाँ पे आपसे पूछा है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक तरह से कटान बिंदु। तो जब हम रो की बात करते हैं ये रो है, जब हम कॉलम की बात करते हैं तो इस तरह से हम इसे कॉलम बोलते हैं। बात हो रही है यहाँ पे इनको काटने की। तो अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, एक रो है और ये कॉलम जिसको काट रहा है इस तरीके से, तो ये बीच में क्या बन रहा है? एक बॉक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? सेल। तो एक्सेल के अंदर हम सभी जानते हैं इस तरह की रोज बनी होती है। इस तरह से कई सारी रोज होती हैं और इस तरह से कॉलम्स उसको काट रहे होते हैं। तो एक एक बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सेल बोला है। जैसे मान लो मेरे पास अभी 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, 1 2 3 कॉलम है और 3 रो है। तो सेल कितनी होंगी? तो 3 × 3। ठीक है, यानी कि टोटल 9। यहाँ पे रो इंटू कॉलम इक्वल सेल। ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। और आपको ये तो पता ही है टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होती है हमारे पास। रिपीट कर लेते, नहीं पता तो 10,48,576 टोटल रो। कॉलम आपको पता है 16,384। 16,384 क्या होते हैं? रो, कॉलम। और रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10,48,576 को मल्टीप्लाई कर दो 16,384 से, तो नंबर ऑफ सेल आपके सामने आ जाएंगी। ये लगभग 17 बिलियन से भी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को। तो अगली बार क्वेश्चन आए इस तरह का तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। रो और कॉलम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अष्टक 10 का दशमलव समतुल्य क्या है? 6, 8, 10, 11। इंग्लिश में देखते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल 10 इज 6, 8, 10, 11। तो आंसर देख रहे हैं 8 है। नंबर सिस्टम से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। नंबर सिस्टम को मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, उसको जरूर देखें। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास टोटल नंबर सिस्टम में तो 4 बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये हमारे पास कितने नंबर सिस्टम है? 4। बाइनरी प्रेजेंट करता है 2 नंबर को, केवल इसके अंदर 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल प्रेजेंट करता है कितने अंक को? 8 अंक को। अगर याद नहीं रहता तो ऐसे याद रख सकते हैं, ऑक्टल में 8 कहीं ना कहीं आ ही रहा है, ऑक्टल 8। डेसिमल 10 को बताता है तो डेसिमल 10 ऐसे याद रख सकते हैं। और हेक्सा 16 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे होते हैं 0 to 7 नंबर, यहाँ पे होते हैं 0 to 9 नंबर, और यहाँ पे होते हैं 0 to 9 A to F। A to F ये 16 अंक का नंबर होता है, 10 का, ये 8 का और ये 2 का। ठीक है, इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये ऑक्टल है, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल 10 इज, यानी कि अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में लिखेंगे 8 10 को, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका आंसर 8 कैसे हो रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये बाइनरी हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, ये बाइनरी होता है जिसमें 2 अंक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा। और ऑक्टल में 0 to 7 होते हैं, 0 to 7 है। डेसिमल में कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें 0 to 9 होते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया कि 0 1 तो लिखा है, बोला हाँ। अब इसी में अगर मुझे, ये तो 0 है, ये 1 है, अब 2 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 बाइनरी में। अब इसमें 2 ही अंक होते हैं, तो हम ऐसे 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें जो भी बनाना है 0 1 से बनेगा। जैसे इंग्लिश में A to Z होते हैं, अब इंग्लिश का जो भी अक्षर बनेगा वो A to Z से मिलकर बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं कि आपके पास 0 और 1 ही है, अब जो भी नंबर बनेगा इसी से बनेगा। ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे 0 to 7 है, जो भी नंबर बनाना इससे बनाओ। और यहाँ पे बोल रहे हैं 0 to 9 है, जो भी नंबर बनाना इससे बनाओ। तो अभी हम जो यूज करते हो कौन सा नंबर सिस्टम यूज कर सकते हैं? ये वाला 0 to 9। हम जो भी नंबर बनाते हैं इनसे मिलकर बनाते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूँ आपको 8 और 9 यूज नहीं करना, अब इनसे बनाना। तो देखिए नंबर कैसे बनते हैं, काफी आसान होता है। मैं डेसिमल से अगर समझाऊं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिपीट करना शुरू करेंगे। अब इस 0 को मिलाएंगे इस 1 के साथ, या ऐसा बोल सकते हैं इस 1 को मिलाएंगे 0 के साथ। क्यों? क्योंकि 0 के साथ तो हमने इन सबको पहले ही मिला दिया है। कैसे? 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9। अब
1 मिलेगा 0 के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 0, फिर 1 मिलेगा 1 के साथ 1 1, फिर 1 मिलेगा 2 के साथ 1 2, यानी कि यहाँ पे सब कुछ वो है 3 4 5 6 7 8 और 9 सबका अंक जुड़ जाएगा 1, तो हमारा नंबर ऐसे बनता है। अब आपको 20 लिखना है, तो अब क्या होगा, ये 2 मिलेगा इन सबके साथ, तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 तो मिल गया, अब सबको जोड़ देंगे 2 के साथ इस तरीके, यानी पहले 0 मिला सबके साथ, फिर 1 मिला इन सबके साथ, अब 2 मिलेगा इन सबके साथ, फिर 3 मिलेगा सबके साथ, इस तरह से हमारी सीरीज बनती जाती है। अब आपके पास केवल 7 अंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 खत्म। अब फिर से क्या हुआ, 1 मिलेगा 0 के साथ, तो 0 0 0 1 तो ये हो चुका है। अब 1 मिलेगा 0 के साथ, क्या बनेगा 1 0, फिर 1 मिलेगा 1 के साथ तो 1 1, इस तरह सीरीज चलेगी इसकी भी से। अब चूंकि 7 है तो इसे कितना पढ़ेंगे, अब 8 ही पढ़ेगा ना, ठीक। ऐसे यहाँ पे 0 1 2 लिखना हुआ तो 1 मिलेगा 0 के साथ, 3 लिखना हुआ तो 1 0 मिलेगा 1 के साथ, 4 लिखना हुआ तो 1 0 0, इस तरीके से सीरीज बनेगी। अगर ऐसे समझने में दिक्कत आ रही तो हमने कन्वर्ट करना भी सीखा था, वो वीडियो जरूर देख। तो दशमलव के समतुल्य क्या हुआ, यहाँ पे 8 है, 8 कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, 0 to 7, इसके बाद 8वां क्या हुआ, इनको मिला के ही हमें लिखना होगा। और 9वां क्या हुआ, फिर ये 1 मिलेगा 1 के साथ, फिर 1 मिलेगा 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ, ये पूरा भर जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर 2 मिलेगा 0 के साथ, फिर 2 मिलेगा 1 के साथ, 2 मिलेगा 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7, इस तरह से सीरीज बनती चली जाएगी। लास्ट में क्या हुआ, 99 हो जाएगा। अब क्या हुआ, तो अब ये दोनों मिलके बनाएंगे, यानी कि 1 0 मिलेगा इस 0 के साथ, फिर ये 1 0 मिलेगा इस 1 के साथ, फिर ये 1 0 मिलेगा इस 2 के साथ, यानी 1 0 मिलता जाएगा इन सबके साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बोल रहा हूँ बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 0.11 का षोडशाधारी हेक्साडेसिमल समतुल्य है। इंग्लिश में देखेंगे, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 11 इज ए बी सी डी। तो सेम आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। यहाँ पे आपको डेसिमल में 11 दिया है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें, आपसे बोल रहा है, ये तो मैंने 9 10 और लिख देते हैं और 11, जैसे ये 11 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे। देखिए इसका भी काफी आसान है, मैं यहाँ पे लिख कर देखा था। हेक्साडेसिमल में हमें लिखना होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का उसमें यूज किया था ए बी सी डी ई और एफ। तो देखिए 9 के बाद ये 10 11 बस, ठीक है, तो ये 11 ही तो है बी। 12 13 14 15, ये 15 एफ है। अब 16 कैसे लिखेंगे, बड़ा आसान है, 16 17 18 19 20। समझ में आया आपको। यहाँ पे अब हमें 9 के बाद अभी नहीं मिक्स करना, अभी तो और भी है। जब लास्ट एफ हो जाए तब वापस से इसको घुमाना है, फिर 1 को मिलाएंगे 0 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, इस तरीके से। और जब एफ तक हो जाएगा फिर हम मिलाएंगे 2 को 0 के साथ। फायदा क्या हुआ इससे, बड़ा नंबर सिस्टम, बड़ा नंबर भी हम छोटे रूप में लिख पाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका। अगर मान लो अगली बार आपसे पूछ ले ई का क्या है, तो आप आंसर कर पाएंगे 14, ई का हेक्साडेसिमल। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दी गई तालिका एमएस एक्सेल 2019 में फंक्शन का एक उदाहरण, और ऊपर एक तालिका दी रखी। द गिवन टेबल इन एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन इन एमएस एक्सेल सम सॉर्ट फिल्टर या फिर एवरेज। तो आंसर तो फिल्टर दिख रहा है यहाँ पे, द गिवन टेबल एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन इन एमएस एक्सेल। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ वैसे फंक्शन की बात हो रही है ना, फिल्टर कोई फंक्शन नहीं होता। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा सही नहीं होते हैं, लेकिन अब क्या करें, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहा है। जब आप इसके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलती है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक बना के रखें, हो सकता है कुछ गलतियां हो एग्जाम में, लेकिन आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएं और उनको करेक्ट करने की कोशिश करें। द गिवन टेबल इन एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन इन एमएस सेक्शन 2019 सम शॉर्ट फिल्टर एवरेज। तो देखिए सम एक फॉर्मूला होता है, इस वजह से हम नंबर को सम करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी सम टोटल नहीं दिखाई दे रहा। शॉर्ट का मतलब होता है क्रम में लेना, फिल्टर लगाना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फिल्टर होता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि फिल्टर किया भी एक है। अगर सीरीज के हिसाब से बात करें तो ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एवरेज औसत को नहीं निकाला, तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है शॉर्ट और फिल्टर, ठीक है। अब ज्यादा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है फिल्टर के ऑप्शन सी, तो हम इसे फिल्टर को टिक करेंगे। शॉर्ट का स्पेसिफिक अगर दिया होता तो हम करते, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ फिल्टर लगा हुआ है इस तरीके का, ठीक है। और शॉर्ट तो हमने अभी किया नहीं है, इसको शॉर्ट वाला क्या होता है, क्रम में लेना। अब देखो तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर शॉर्ट भी नहीं, तो सही आंसर फिल्टर ही निकल के आ रहा है। क्योंकि देखो टोटल क्या कुछ नहीं है सम, अगर यहाँ पे कुछ टोटल लिखा होता तो समझ में आता, या फिर 2 कॉलम्स होते हैं उनका टोटल दिखता। शॉर्ट का मतलब होता है क्रम में लेना, ये क्रम में तो है ही नहीं,
यहाँ पे भी देखो अल्फाबेट के हिसाब से ये नहीं है, ABCD के अलावा JSTU अल्फाबेट के हिसाब से तो है ये, मतलब ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट भी फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया होगा। मैं वही बोल रहा था शॉर्ट और फिल्टर दोनों में से हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको रखेंगे, फिल्टर आपको साफ साफ दिख रहा है तो आप फिल्टर को आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो एग्जाम में आया था, MS एक्सेल में जब आप डेटा की करते हैं तो तालिका रेंज स्वतः ही संकुचित हो जाती है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, द टेबल रेंज श्रिंक ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्वेश्चन मार्क ऑफ द डेटा इन MS एक्सेल। तो श्रिंक मतलब संकुचित, यानी कि छोटी हो जाती है जब आप करते हैं। क्या करते हैं, जब आप ऐड करते हैं, जब आप मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। आंसर तो डिलीट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जब हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो टेबल रेंज श्रिंक ऑटोमेटिकली व्हेन यू डिलीट, यानी कि जब इसमें से हम कॉलम को डिलीट करेंगे तो अपने आप ये टेबल इसके, यानी ये कॉलम इसके पास में आ जाएगा। डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कंट्रोल के साथ क्या दबाना है हमें, माइनस को, और ऐड करना है तो कंट्रोल के साथ क्या दबाना है हमें, प्लस को, ठीक है। और कंट्रोल स्पेस दबाने से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और शिफ्ट स्पेस दबाने से भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, रो और कॉलम, कंट्रोल स्पेस शिफ्ट स्पेस, ये भी हमें याद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक रेंज में मानदंड लागू करने के लिए विभिन्न रेंज में संगत मानों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, Which of the following function in MS Excel is used to apply the citation to one range to sum the corresponding value in a different range? Sum if A2 से A7 आइटम वांटेड D2 से D7, sum if A2 से A7 आइटम वांटेड D2 से D7, if sum A2 से A7 आइटम वांटेड D2 से D7, if sum A2 से A7 आइटम वांटेड D2 से D7। देखो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं रेंज। रेंज को कैसे बताया जाता है, इस तरीके से कॉलम की मदद से। ये क्या है, एक रेंज को प्रेजेंट करता है, और जब हम बोलते हैं D2 तो ये सेल को प्रेजेंट करता है, और ये पूरी एक रेंज है। क्वेश्चन क्या था कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन एक रेंज में मानदंड लागू करने के लिए विभिन्न रेंज में संगत मानों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब इसके जो भी संगत है उन सबको आप जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे अगर हम बोले सम, बिल्कुल सही, सम इफ का यूज किया जाता है, इफ सम नाम से कुछ नहीं होता और इफ सम कुछ नहीं होता, दोनों तो हट जाएगी। अब इन दोनों में से क्या है, तो A2 से A7, ओके, आइटम वांटेड D2 से D7, ठीक है, A2 से A7, ठीक है, आइटम वांटेड। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल से जाता है, ये बिल्कुल सही लिखा है, बस अंतर एक ही इसके आगे बराबर नहीं लग, तो ये भी गलत है, तो सही आंसर हमारे पास क्या होगा, तो सम इफ की मदद से, सम इफ की मदद से, सम से क्या होता है, सम होता है, इफ जोड़ने से उन्हीं का सम होता है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाइज करते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है यहाँ पे 10, 20, 30, और मैंने सम लगाया तो सारे जुड़ जाएंगे, लेकिन मैंने सम इफ लगाया तो इसमें हम कंडीशन देंगे कि वही संख्या जुड़े जो 10 से ग्रेटर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 10 से ग्रेटर ही संख्या यहाँ पे जुड़ेंगे, यानी 20 और 30। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सम इफ का, जैसे हम काउंट इफ का यूज करते हैं। काउंट सबको काउंट करता है, काउंट इफ उनको काउंट करेगा जो हम बताएंगे। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में उपयोग किए जाने वाले गणितीय फंक्शन कौन सा है? इफ, VLOOKUP, SQRT, डेटा वैल्यू। इन ए मैथमेटिकल फंक्शन यूज इन MS एक्सेल, इफ, VLOOKUP, SQRT, डेटा वैल्यू। देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन की बात हो रही है। इफ किस तरह का फंक्शन होता है, एक लॉजिकल, और VLOOKUP एक तरह से डेटा फाइंड या फिल्टर का काम करता है। तो सही आंसर इसका क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हमें निकाला तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन का, ये मैथ का ही फंक्शन होता है, ये हम याद रखें। दशमलव एक का आज के मान क्या होता है, देखिए फिर से वही सेम है कोर्स है, इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रेस में करना काफी मुश्किल होगा। सही आंसर अब इसका क्या है, 65। इसलिए नंबर सिस्टम तो आप बिल्कुल अच्छे से कर ही ले। संख्या प्रणाली में संदर्भ कौन सा कथन है, देखो फिर से संख्या प्रणाली नहीं नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है। Which of the following statement with the reference of the number system is true? नंबर सिस्टम तो आप बिल्कुल रट लो, 5-7 नंबर कहीं नहीं गए। The number of digits used to represent value number of the radius r when, मान संख्या को दर्शाने के लिए प्रयुक्त संख्या मूल्य r है। संख्या को दर्शाने के लिए प्रयुक्त शून्य अंक सहित अद्वितीय अंकों की संख्या मूल्य r का मान, संख्या को दर्शाने के प्रयुक्त शून्य अंक छोड़कर अद्वितीय अंकों की संख्या मूल्य r है। प्राकृतिक संख्या वाले अंकों की संख्या जिनको अपनी संख्या दर्शाने किया था मूल्यांक r है।
तो यहाँ पे नंबर सिस्टम के लिए कौन सा कथन सही है? तो हम सभी जानते हैं नंबर सिस्टम में संख्या को दर्शाने के लिए प्रयुक्त शून्य अंक सहित अद्वितीय संख्याओं का मूल्यांकन क्या होता है? आर मार्क है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको मैंने वही बताया, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझे, उनके टाइप समझ लें, उनकी कन्वर्सेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझ लें। वीडियो डला हुआ है, जरूर देख लें, फिर आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथ साथ मैं आपको एक बार ये और रिपीट करता हूँ कुछ क्वेश्चन किसके, मैथ रीजनिंग के। यहाँ पे मैंने कुछ अभी रीजनिंग के क्वेश्चन देखे थे पिछले साल के, सॉरी 11 जनवरी के। देखिए जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं कुछ, वाइन ग्रेप जैगरी, और इसके बाद हमें आंसर करना है, यानी कि शराब गुड़, शराब अंगूर गुड़, इसके आगे क्या? तो आलू सेब संतरा या गन्ना। तो बहुत ही लॉजिकल है कि शराब से क्या, अंगूर से क्या बनती है? शराब, ठीक। और गुड़ किससे बनता है? आलू से तो नहीं बनता, सेब से नहीं बनता, संतरा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लाना हो जाए। और ये देखिए इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर कैसे पॉसिबल है? जहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ABCD क्रम तो दिया नहीं है। अब अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे जैसे कि हम लगाते हैं, तो ए जो है ठीक है, ए के बाद जे आ रहा है, तो अपना दिमाग लगाएंगे कि जे के बीच में कितना गैप, तो आपको देखने को मिलेगा ABCDEFGHI और जे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 अंक का गैप हमें देखने को मिल रहा है ए और जी के बीच में। ओके, जे के बाद क्या आ रहा है? के, यानी कि अगला तीसरा अंक जो है ना, उसमें कोई गैप नहीं, एक ही अंक का गैप है। फिर इसके बाद टी आ रहा है, तो के के बाद टी आया है, के के बाद भी कितना अंक होना चाहिए? गैप 9। देखते हैं, के बाद LMNOPQRSTUV। तो देख रहे हैं यहाँ पे जे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सही है। देखो यहाँ पे भी के बाद टी आया, और टी के बाद क्या है? यू। तो देखो टी के बाद एक अंक का गैप है, यू, यानी कि पहले अंक में 9 अंक का और दूसरे अंक में एक अंक का गैप, यानी ए से 9 आगे बढ़ जाओ तो जे आ जाएगा, 9 जंप करना, और जे के बाद एक अंक जंप करना है, फिर के बाद 9 जंप करना है, फिर एक जंप करना है। यहाँ पे तो सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन फिर यू के बाद बी आया, यहाँ पे भी सेम चीज, 9 को जंप किया, देखिए यू बी WXYZ, फिर ABCD। अब देखिए यहाँ पे क्या था? लास्ट हमारे पास था U, तो U कहाँ पे? ये रहा, U के बाद V, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है यहाँ पे, सेम है। मैंने शायद एक रह गया क्या? एक बार और देखते हैं। T के बाद क्या आ रहा है? U के बाद अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 7 8। अब देखिए यहाँ पे सीरीज सही से नहीं बन पा रही इधर से, और सेम ऐसे ही अब बी के बाद क्या आ गया? आई आ गया, ठीक। अब आई का भी कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे, 1 2 CBEFGHI, और डी के बाद आप क्या देंगे इसको? 1 2 3 4, 4 अंक का गैप पे आ गया है, ठीक है। आई के बाद क्या आ रहा है? एल, आई के बाद ABCDEFGHIJKLMN। अब देखिए आई के बाद कितना अंक का गैप आ रहा है? 2, यानी कि एल मिल गया हमें। एल के बाद एस आ रहा है, MNOPQRS। अब गैप कितना आ रहा है? इस तरह से अगर आप इसको निकालने जाएंगे ना, तो अगर टाइम लग जाए। और चलिए अब हम इसको लेके चलेंगे अगर चैट जीपीटी पे और उससे पूछेंगे, तो चैट जीपीटी आंसर देगा बाय जेड। मतलब इसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं, आप बहुत सारे लॉजिक इसमें कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये मैंने अपने दिमाग लगाया कि आप 9 और 1 का गैप लगा लें, कोई और दूसरा स्टूडेंट कुछ और दिमाग लगाएगा, यानी सबके दिमाग से अगर आंसर करेंगे तो सारे आंसर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो फिर क्या करें? क्योंकि एग्जाम इतना टफ नहीं है, तो आप सिंपली शुरू का पैटर्न लेके चलें। उस पैटर्न पे अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला आंसर सही है जो मैंने ये बताया। तो यहाँ पे तो थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप ज़्यादा दिमाग वैसे ना लगा, ऊपर ऊपर का देख लें, ओके है ओके, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन ही गलत है, इसका नंबर अलग से मिलना चाहिए। अगर आपको कोई इसको सॉल्व करके मुझे प्रॉपर इसका सजेशन दे पाए तो बहुत अच्छी बात। हो सकता है मुझसे गलती हो रही, लेकिन एक बार आप भी इसको जरूर अपने स्तर पे चेक करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं इसके सेपरेट वीडियो बाद में बना सकूं। इसके अलावा मैंने और भी क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे नीचे तरफ आएंगे, जैसे कि एक ये भी क्वेश्चन है, बछड़ा बच्चा पिल्ला, बछड़ा बच्चा पिल्ला। अब अगला क्या है? शिशु युवा लार्वा या जानवर। आंसर तो यार लार्वा आ रहा है, तो बछड़ा
ठीक है, बच्चा और पिल्ला। ठीक, अब शिशु इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि हम बच्चे की बात कर चुके हैं एक तरीके से, और युवा तो हो नहीं सकता, और जानवर तो है नहीं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है शिशु और लार्वा। ठीक, और चूंकि यहाँ सभी तरह की प्रजाति की बात की गई, तो इसका करेक्ट आंसर लार्वा हमारे पास हो सकता है, ये भी सही, क्योंकि बहुत से बच्चे इस पे भी शिशु ला के आए, ऐसा हो सकता है। फिर आगे और भी क्वेश्चन बात करें, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह के समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को चुनना है। तो टोपी सर पे पहनी जाती है, पगड़ी भी सर पे पहनी जाती है, हेलमेट सर पे पहना जाता है, घूंघट भी सर पे ही लगाया जाता है, लेकिन ये किसको कवर करता है, चेहरे पे, जबकि ये सब सर को बचाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर घूंघट बिल्कुल सही है। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। तो देखिए ये सब क्या है, ये कलर के टाइप्स है। सिंदूर भी रेड को प्रेजेंट कर रहा है, फिर काकरेजी भी प्रिंट कर रहा है रेड को, और गहरा लाल, जबकि लाल एक कॉमन शब्द है जो कि वह लाल को प्रेजेंट कर रहा है, ये उसके टाइप्स है। तो सही आंसर लाल सही है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हो सकता था ये लगा के आते हैं काकरेजी, क्योंकि ये सिंदूर लाल, लाल, गहरा लाल, और उन्हें ये थोड़ा बट ये भी उसी का टाइप होता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था जिसकी मैंने बात कर रहा था। एक प्रश्न कथन है, उसके बाद विकल्प दिए गए तथा विकल्पों में 3 कथनों में से एक विशिष्ट क्रम में एक साथ रखा गया। वह विकल्प चुने जो तार्किक रूप से संबंधित कथनों वाले वैध तर्क को इंगित करता है, अर्थात जहाँ तीसरा कथन पिछले 2 कथनों से निकाला गया निष्कर्ष हो। यानी कि तीसरा कथन जो है पिछले 2 निष्कर्षों से निकाला गया, तीसरा कथन जो है पिछले 2 निष्कर्षों से निकाला गया कथन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों में से हमें बताना। तो सेम है, मैंने जैसे बोला इनका आंसर अपन निकाल ही जाएंगे, तो बहुत से स्टूडेंट इस पे भी कंफ्यूजन कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। छिपकली पक्षी है, कुछ पक्षी चिंटियाँ हैं, छिपकली चिंटी है, तो ये सही है क्या, तो इस तरह से आपको इसको मैच करके बताना है। तो थोड़ी आप इनकी प्रैक्टिस करें, आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।